ऑलराइट। इतने ज्यादा लो लो क्यों? वो क्या हो गया? मारपीट के बिठाया किसी ने? नो मैम। फिर क्या हो गया? सो के उठे हो? नो मैम। फिर ऐसे नो विश्वास नहीं होता मैम। क्लास स्टार्ट हो गई है? ऐसा लग रहा था मस्त टीवी देख रहे थे, एकदम से क्लास कहाँ से आ गई, ऐसा हो रहा है? नो मैम। फिर नो क्या मैम। हो गया? मेरी शक्ल पसंद नहीं आ रही? बंद कर दूँ कैमरा? नो मैम। नो मैम। फिर क्या हुआ? इतने लोग क्यों हो? लड़कों को क्या हो गया? लड़के चुप ही हो गए? या तो लड़कियों को ही नो नो बोलने दो। हाँ। आंचल, अभी, अक्षय, अनीश, अंकिता, आर्यन, देवांगना, हरजीत, हेम, काजल, कामना, कौशल, किरणा, कृतिका। कृतिका सबसे पहले आती है, पहले बता दूं मैं। थैंक यू कृतिका, तुम रोज बिल्कुल मेरे ज्वाइन करने के बाद तुम सबसे पहले ज्वाइन करती हो, गुड। कुलदीप, मीनाक्षी, उसके बाद मीनाक्षी आती है, प्रिया, राबिया, रिया, सान्या, संजीव, शालिनी, श्रुति, सिमरन, सिमरन, सोनाक्षी, स्वाति, उर्वशी, विवेक। इतने सारे बच्चे आए हैं, इतने लो रिस्पॉन्स क्यों? सुनैना, कल मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, शरुति, ग्रुप में आएगा ना जब, रिकॉर्डिंग तो देख लेना। ओके? तो एक दो दिन में आ जाएगी तुम्हारी रिकॉर्डिंग, डोंट वरी। ओके? ओके मैम। ओके। भाई तो लो लो नहीं हो ना, मुझको पढ़ाने का मौका दो, तुमको पकाने का मौका दो, फिर तुम देखना क्या मस्त लो होते हो तुम एनर्जी में। लेट मी हाई डू हो दैट। मैम, आपकी बातें सुन के अच्छा लगता है। ओ, मेरी बात सुन के यस अच्छा लगता है? नहीं, मैं लता मंगेशकर हूँ, मैं गाना गा रही हूँ तो को अच्छा लग रहा है? मैम, आपका लेक्चर सुन के अच्छा। लेक्चर मैम सुन के अच्छा लेक्चर लगता है? भी और आपकी बातें सुन के भी अच्छा लगता है। मेरी बातें सुन के अच्छा लग, ये मेरे को कॉमेडी कह रही है क्या? विवेक, नो तुम कुछ मैम। ओ मैम। जी मैम, आप बायोलॉजी की लता मंगेशकर बन जाओ। क्या करूं? मैम, आप बायोलॉजी की लता मंगेशकर हो। ये मुझे समझ नहीं आया, इस बच्ची ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया या मेरी इंसल्ट सी करी है? ठीक है, मैं तुमको माफ कर देती हूँ क्योंकि, नहीं, मैं तुमको माफ कर देती हूँ क्योंकि अभी मुझे घर पे बताना है कि मुझसे ग्लास टूट गया, मुझे भी माफी चाहिए घर पे। मैम सबसे बुरी डांट बात। पड़ेगी आपको मम्मी से। डांट तो नहीं पड़ेगी। अब वो, अब ऐसा मम्मी डांटती नहीं, अब ना धीरे बोलती हूँ, अपना घर पे ऐसे ताने पड़ जाते हैं, ध्यान तो होता नहीं है तुम्हारा, फोन में ही होते हो, तो ऐसा हो मैम सकता है। हमें भी सेम है, जैसे ही पढ़ते हैं। अच्छा, हो मेरी मम्मी बच्चों की तरह ट्रीट करती है मुझे, बताती हूँ मैं आज ही। चलो, आ जाओ भी, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैं समझ गई, तो मुझे बातों में उलझाने की कोशिश करते हो, बहुत चतर हो, चतर हो। नो मैम। चलो। इतने हंस रही है, बिना हंसे भी नहीं बोल पा रही। आजा। चलो, गैस्ट्रुलेशन, ओ माय गॉड, व्हाट इज गैस्ट्रुल? खबरदार किसी ने मेरी डेफिनेशन पढ़ के मुझे बताया क्या होती है गैस्ट्रुलेशन। और ये जो घूम रहे हैं बाहर और जो सो रहे हैं, भाई उठ जाओ, क्लास स्टार्ट हो गई है। कॉपी पेन उठा लो, एक पेन एक कॉपी, मैन बड़ी बेसिक सी रिक्वायरमेंट है मेरी मूवमेंट ऑफ तुमसे। सेल। हाँ, मूवमेंट ऑफ सेल, अच्छा ऐसे सेल मूव कर रहा है वो गैस्ट्रुलेशन होगी है? अरे मैम पूरा विद इन बोल। डेवलपिंग एम्ब्रियो टू मैम द मूवमेंट ऑफ सेल विद इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। यस, गुड। तो तूने टक टक के बोला, स्नेक के बारे में बोल दिया, देखा कितना अच्छा लगा। गुड, हाँ। मूवमेंट ऑफ सेल विद इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो, उसको गैस्ट्रुलेशन कहते हैं, राइट? ओके। सो, एक मिनट, ना क्या? तो मूवमेंट ऑफ सेल विद इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो, तो तीन जर्म लेयर बनती है, क्या नाम है इनका? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। यस, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, राइट? ये तुम एनिमल किंगडम के अंदर भी पढ़ते हो। एक्टोडर्म से तुम्हारा क्या बनेगा? ब्रेन। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल यस, कॉर्ड। और एपिथेलियल लेयर भी बनेगी स्किन की, ठीक है। एंडोडर्म से तुम्हारे ऑर्गन्स बनेंगे और उसके बीच में ब्लड, बोन्स, वो सब मेसोडर्म से बनेंगे। तो जब तुम टिश्यू वाला चैप्टर करते हो ना, वहाँ पे ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ब्लड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कौन सी जर्म लेयर से आया, तो यहाँ से वो आंसर भी निकल जाता है इनडायरेक्टली। पर तुम वहाँ पे भी पढ़ते हो, तो खैर चलो। अब ये लाइन, आर्केंट्रॉन इज फॉर्म ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। आर्केंट्रॉन क्या होता है? देखो, इसके ज़्यादा डिटेल में तुम्हें नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी को ज़रूरत नहीं है, राइट? रिमेंबर, हमारा पर्पस है मेन फोकस करना कि हम इतना पेपर उसमें से निकाल लें नीट के लिए, अपने स्कूल के एग्जाम के साथ, कि क्रैक हो जाए, राइट?
तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ टॉपिक की डिटेल में नहीं जाना। अगर किसी को अंडरस्टैंडिंग का इंटरेस्ट है तो इस टॉपिक को पढ़ सकता हो, डिटेल में इंटरेस्टिंग होगा। पर आर्किन इज फॉर्म ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन, ये क्वेश्चन ऐसे आता है, इसलिए इस लाइन को ऐसे ही लिखा, तो एक बार इसको नोट कर लो। आर्किन इज फॉर्म ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन। और क्या होता है, ये पहली कैविटी होती है बॉडी की, ठीक है। जब तुमको याद है एक कैविटी बनी थी बॉडी में, ब्लास्टोसील, याद है? ब्लास्टोसील नाम की कैविटी बनी थी इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट सेल के बीच में से, ट्रोफोब्लास्ट सेल थे या इनर सेल मास थे। तो ये वाली कैविटी है, इसको मैंने ब्लास्टोसील कहा था, राइट। तो अब जब गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो गई है ना, तो गैस्ट्रुलेशन में भी सेल को इधर उधर जब मूव करना है, प्रिमिटिव स्ट्रीक और प्रिमिटिव नोब के बाद जो सबसे पहली कैविटी बनती है किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर, हम फोकस ह्यूमन पे ही कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी ह्यूमन के अंदर जो सबसे पहली कैविटी बनेगी वो होती है आर्किन। तो ये भी कुछ नहीं होती, ये ऐसी कैविटी सी होगी। इसको अगर मैं बना लूँ आर्किन, उसके आसपास तुम्हें सेल मिल रहे हैं, तो सेल को मूव करने की जगह दे देती है कैविटी, और कुछ नहीं। डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर ही ये सब हो रहा है, एक कैविटी बन रही है जिसको आर्किन कहते हैं, और वो गैस्ट्रुलेशन में मदद करती है, सेल को मूव करने की स्पेस प्रोवाइड करती है। दैट्स इट। ओके, यस मैम। ठीक है, आगे चलो। यस मैम। ओके, ऑलराइट, मूविंग ऑन। अब आता है प्लेसेंटा। भाई प्लेसेंटा क्या होता है? अरे बताओ। मैम जिस लेयर से एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है। जिस लेयर से एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन बनता है उसको प्लेसेंटा कहते हैं, राइट। जैसे ये है, ठीक है, मान लो ये हमारा फीटस है, ये वाला, ठीक है, अभी डेवलप हो रहा है, डेवलप हुआ नहीं कम्प्लीटली। और एक कौन से पाउच में होता है जिस पाउच में लिक्विड भी होता है? एमनियन। एमनियन। एमनियो एमनियोटिक कैविटी। एमनियन। एमनियोटिक एमनियोटिक कैविटी, एमनियन तो इस लेयर का नाम हो गया ना यहाँ पे, एमनियोटिक कैविटी, राइट, वेरी गुड। तो ये एक पाइप से अटैच है, इस पाइप का नाम क्या है? कॉर्ड है ये, एम्बिलिकल कॉर्ड। सुना है एम्बिलिकल कॉर्ड? यस मैम। थ्री यस इडियट्स किसने मैम। देखी है? यस मैम। थ्री इडियट्स किसने देखी है? देखी है किसी ने? मैम। हाँ तो बोलो ना। तो उसमें जब लास्ट में दिखाते हैं बेबी डिलीवरी होने यस जब मैम। बाद अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आता है, फिर वो उसको काटते हैं, वो एम्बिलिकल कॉर्ड होती है। तो फीटस एम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच होता है मदर के साथ, तो मदर के साथ जिस पार्ट से अटैच है ये रहा, दिस इज प्लेसेंटा। तो एम्बिलिकल कॉर्ड अलग स्ट्रक्चर है, प्लेसेंटा अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्लेसेंटा वो साइट है जहाँ पर मदर से न्यूट्रिशन लेगा बेबी, और मदर को वेस्ट मटेरियल भी दे देंगे, ठीक है। तो जो मदर की ब्लड वेसल्स होती है प्लेसेंटा में ओपन होती है, लेकिन कभी भी मदर और चाइल्ड का ब्लड कभी मिक्स नहीं होता। सो प्लेसेंटा होता क्या है, ये एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, ओनली इन फीमेल्स, सिर्फ फीमेल में होगा, टेम्परेरी होगा, और एक एंडोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि ये भी हार्मोन सिक्रीट करता है, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होता है ना, तो ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करने लग जाता है, ये एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है, और भी हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले है ये टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, ऑलराइट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, इसे नोट करो, इस पे क्वेश्चन आ चुका है नीट में, ठीक है। दूसरा है ह्यूमन प्लेसेंटा इज हेमोकोरियल। पता है इसका मतलब किसी को? ये भी नीट का क्वेश्चन है 4 मार्क का, तो देखो पहली 2 लाइन तो 4 मार्क का क्वेश्चन हो गई, लिख लो इसको भी पहले। ये हेमोकोरियल होता है नेचर में, बहुत तरीके के प्लेसेंटा है, लेकिन हमको बस इस पे फोकस करना है, एनिमल किंगडम में दूसरे वाले पढ़ेंगे। अब तीसरा पॉइंट, अभी आती है हेमोकोरियल पे। तीसरा पॉइंट, हार्मोन्स कौन से आते हैं प्लेसेंटा से, ये है नीट का तीसरा क्वेश्चन। तो सिर्फ इस एक स्लाइड में कितने मार्क्स हो गए? 12 मार्क्स। 12 मार्क्स का पेपर है, यस 12। तेरे 12 मार्क्स का पेपर तो इसी एक स्लाइड से आ गया। तो लिखो इसको, फिर समझाती हूँ। डन मैम। डन, सबका डन? नो मैम। लिखो लिखो लिखो, तो मेरा फोन बजता ही रहता है। डन मैम। है सबका? यस मैम।
ओके, इसमें जो ई पॉइंट है ना, ये वाला, ये मत लिखना, ठीक है, इसको काट देना, वो यहाँ पे ऐड हो गया ऑलरेडी, वो एरर था, मैं रब करना भूल गई, ठीक है, इस पॉइंट को काट देना। कितने हार्मोन है प्लेसेंटा से? और 4 हार्मोन मेंशन है, ठीक है, और उसमें से जो हार्मोन नंबर सेकंड है HPL, उसी को HCS भी कहते हैं, तो ये कंफ्यूज कर सकता है, ये दो अलग हार्मोन नहीं है, ये सेम ही है। ओके, ठीक है। अब वो कौन सा हार्मोन था जो प्रेगनेंसी स्ट्रिप पे यूरिन करने से फीमेल को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है? कौन सा हार्मोन था वो? एससीजी। HCG। तुम देख रहे हो HCG को कौन सिक्रीट करता था? कौन सिक्रीट करता था HCG? हाँ जी, आई कैन नॉट। बेटा तुम्हारी आवाज सही नहीं आ रही, टाइप करके बताओ, कौन सिक्रीट करता था पहले HCG? अब देखो लेटर ऑन स्टेजेस पे प्लेसेंटा सिक्रीट करेगा, पर इनिशियली जब प्रेगनेंसी कंसीव ही होती है उस टाइम पे कौन सिक्रीट करता है? एक लेयर होती है सेल की, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट सेल सिक्रीट करते हैं। वेरी गुड, गुड गुड गुड, ठीक है। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखना, वो तुमसे क्या पूछ रहे हैं। लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा करता है, इनिशियल फेज पे ट्रोफोब्लास्ट सेल्स करेंगे। ओके, गुड गुड गुड, राइट। अब आओ देखो, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि जब बेबी डिलीवर हो जाता है ना तब प्लेसेंटा भी डिजेनरेट हो जाता है, ठीक है, वो भी धीरे धीरे बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ब्लड फीमेल की बॉडी से चला जाता है, इसलिए वो टेम्परेरी है। ओके, उसके हार्मोन कौन से हैं? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, एक हार्मोन ये है जो प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने के काम आएगा। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, लैक्टोजन वर्ड आ गया ना, तुम्हें पता है लैक्टोजन एक क्या होता है? प्रोटीन जो मिल्क में भी मिलता है, राइट। तो तुमको उससे याद करना है कि ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है जो किस में काम आता है, जो सिग्नल देता है फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल की ब्रेस्ट को कि वो अब पॉलिफरेशन स्टार्ट करे, ताकि उसमें अब दूध बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो पाए, ठीक है। तो सेकेंड हार्मोन ने ये किया। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन दोनों प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोजेस्ट्रॉन स्पेसिफिकली एंडोमेट्रियम को थिक ही रखता है ताकि पीरियड्स ना आ जाए गलती से, ठीक है। तो ये 4 हार्मोन्स है, इनके नेम्स डायरेक्टली आ जाते हैं, ये तुमको आने चाहिए, गॉट इट। और कोई कंफ्यूज नहीं होगा HPL और HCS में, H स्मॉल लिखा है तो स्मॉल ही लिखना है, ओके, गॉट इट। यस मैम। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास? अब हमारे पास बचा हेमोकोरियल। हेमोकोरियल का मतलब है, कोई मुझे याद दिलाएगा वो डायग्राम कैसे बनता था जो तुमने डायग्राम बना था बिफोर गैस्ट्रुलेशन, जो हमारा जायगोट था जो इम्प्लांट हो गया था, इम्प्लांट के बाद उसमें चेंजेस आते थे, तो जिसमें कोरियन बन जाता था। तो कोरियन कैसे बनता था, किस किस लेयर से? सिंसिसियो ट्रोफोब्लास्ट। ओके, वेट वेट बनाने थे, जैसे जैसे तुम बोलोगे वैसे ही बनाऊंगे, ओके। इसने बोला सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, सो ये रहा मेरा सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, ओके। नेक्स्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट होता है वो, साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट, हाँ ऐसे पिटाई नहीं करवा लेनी है, साइटोट्रोफोब्लास्ट। और extra embryonic membrane. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, यस, वेरी गुड, याद है तुम लोगों को? पढ़ के आए हो या वैसे क्लास से याद है? क्लास से याद है, पढ़ के भी आए हैं। बेटा ये जो तूने मैम क्लास से दोनों। याद, ये जो क्लास से याद के बाद तू हंसी है ना, समझ गई मैं झूठ बोल रही है बच्ची। तो मैम आज स्कूल में भी टीचर नहीं थे तो फिर क्लास का ही। अरे वाह, गुड। तो ये बनाता है हमारा तीनों लेयर मिलके कॉरियोन, राइट। अब देखो ये ना कॉरियोन मॉडिफाई हो जाता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में, तो मैंने एग्जांपल कैसे दिया था, ये तुम्हारा हाथ है, ठीक है, आवाज आ रही है ना? यस मैम। हाथ है, तो आउटर जो लेयर है हाथ की, आउटर वाली लेयर है हमारी सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, उसके अंदर एक लाइन डाल लो, दैट इज साइटोट्रोफोब्लास्ट, और उसके अंदर एक और लाइन डालो तो वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होगी। तो 3 लाइनों का है ये बन गया हमारा कॉरियोन, यहाँ इतना हिस्सा, राइट। अब यही कॉरियोन किसी एक साइड पे जाके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेगा, तो इस फिंगर पे भी वो तीनों लेयर्स है जो यहाँ बनाई है ब्लू ग्रीन और व्हाइट कलर से, तो तीनों लेयर्स है, पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोनिक विलाय। क्रोनिक विलाय, विलाय। यस यस, वेरी गुड। तो क्रोनिक विलाय बना दे यहाँ पे ऐसे, क्रोनिक विलाय, ये लेयर है, ये ग्रीन वाली लेयर है, उसके अंदर हमारी व्हाइट वाली लेयर है। पीछे वाला स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा क्योंकि बेबी तो अभी उसमें बनना है ना,
जादू से वो गैप थोड़ी हो जाएगा। तो पीछे वाला स्ट्रक्चर सेम है, हमें उस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं। तो ये है हमारे क्रोनिक विलाय। विलाय हमेशा सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए बनते हैं कहीं पे भी। तो क्रोनिक विलाय वो साइट होगा जहाँ पर मदर के ब्लड वेसल आएंगे। देखो अभी एंडोमीट्रियम के अंदर धस चुका है ना, तो एंडोमीट्रियम ये पूरी की पूरी इस साइड पे तुम्हारी एंडोमीट्रियम है। दिख रही है सबको स्क्रीन? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, परेशान नहीं होना, ज़्यादा डिफिकल्ट कराना भी नहीं है मैंने ऐसा कुछ, रिलैक्स। तो यहाँ पर आके ये फ्यूज होगा और ये जो क्रोनिक विलाय की लेयर है ना, आउटर वाली लेयर, ये चेम्बर जैसा बना लेगी, ऐसा ऐसे स्वेलिंग सी बना लेगी अपने अंदर। मतलब ये समझ लो तुम छोटे छोटे कटोरियाँ सी बन गई इसके अंदर। ओके, अब इन कटोरियों के अंदर भर जाता है मदर वाला ब्लड, मदर की साइड का ब्लड भर जाएगा इसके अंदर। एक मैम क्रॉनिक विलाय के बाद मैम रिपीट कर दो। क्रॉनिक विलाय जो है वो छोटी छोटी कटोरियाँ जैसी डिप्रेशन बना लेती है अपने अंदर। इसको ना इमेजिन करो दिमाग में कि जो बेबी वाला पार्ट है ना, उसका जो कोरियन है, उसका जो क्रॉनिक विलाय है ना, उस साइड पे छोटी छोटी कटोरियाँ बन जाती है, डिप्रेशन बन जाता है। मतलब ऐसे था, अब ऐसे कटोरी जैसा बन गया, और इसके अंदर मदर की ब्लड वेसल खून डाल देती है अपना सारा। ठीक है, तो यहाँ पे अब ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो देखो फीटस का जो ब्लड होगा वो इस एरिया में होगा। ओके, और मदर का जो ब्लड है वो ए एरिया में है, फीटस का ब्लड बी एरिया में होगा। तो देखो अब ध्यान से सुनना जो बोलने वाली हूँ, कि एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जो मदर का ब्लड है वो फीटस के ब्लड तक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और उससे वेस्ट मटेरियल ले लेता है, लेकिन उसका कभी भी मिक्सिंग नहीं होता दोनों के ब्लड का। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर बनता है जहाँ पे मदर की ब्लड वेसल्स कंट्रीब्यूट करने लग जाती है और बच्चे की तरफ से भी ये स्पेस बन जाती है, इनको मिलके हम प्लेसेंटा बनाते हैं। हमें बहुत डिटेल में इसके में नहीं जाना है क्योंकि इससे इतना डिटेल में क्वेश्चन आता नहीं है। सो मैं कहना क्या चाहती हूँ तुम्हें, जो मैं एक्चुअल में कहना चाहती हूँ, दैट इज वेरी सिंपल, दैट प्लेसेंटा जो है वो दो लोगों की कंट्रीब्यूशन से बनता है। फर्स्ट इज मदर, मदर की कंट्रीब्यूशन भी होती है, और प्लेसेंटा का कुछ पार्ट बच्चे की कंट्रीब्यूशन भी होता है, फीटस की कंट्रीब्यूशन से भी बनता है। उसकी लेयर्स याद करने की जरूरत नहीं है, अब इतनी आती नहीं है। ठीक है, तो मदर की साइड से भी प्लेसेंटा मिलता है और फीटस की साइड से भी मिलता है, दोनों का मिलके, दोनों की साइड से कंट्रीब्यूट करके प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है। और दूसरी चीज, एक नोट है जो हमेशा याद रखना, कि मदर एंड फीटस ब्लड नेवर मिक्स। क्योंकि बेटा अगर मिक्स होता और मान लो मदर का ब्लड है बी पॉजिटिव, चाइल्ड का ब्लड है बी नेगेटिव, तो अंदर ही अबॉर्शन हो जाती। ऑपोजिट ब्लड ग्रुप के बच्चे तो ऐसे रिएक्ट कर जाते। इस तरीके तो दुनिया में सब बच्चों का ब्लड उनकी मम्मी से ही मिलता, पर ऐसा नहीं होता ना। तो ये पॉसिबल कैसे है? क्योंकि उनका ब्लड कभी आपस में मिलता ही नहीं है, सिर्फ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है उनके बीच में। ओके, ये बात समझ आई? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ये पॉइंट लिख लो। प्लेसेंटा पे क्वेश्चन जनरली वही बनता है जो पीछे पॉइंट्स लिखा है। तो बच्चे का कोरियन कंट्रीब्यूट करता है प्लेसेंटा बनाने में, और मदर की तरफ से उसकी ब्लड वेसल कंट्रीब्यूट करती है प्लेसेंटा बनाने में, इसीलिए उसको हेमोकोरियल कहते हैं। ये देखो लिखाई थी ना लाइन, कहाँ गई? हेमोकोरियल। तो हेमोकोरियल प्लेसेंटा की मतलब है कि बच्चे की तरफ से कोरियन ने कंट्रीब्यूट किया एंड मदर की तरफ से मदर ब्लड वेसल। इसलिए ऐसे वाले प्लेसेंटा को हम हेमोकोरियल कहते हैं। दैट मीन्स नेचर में जो हमारे प्राइमेट्स हैं उनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेंटास हैं, लेकिन हमको अभी यहाँ पर यही वाला याद रखना है। ओके, लिख लिया सबने? कोई जिसको कोई भी डाउट हो, एनी डाउट? नो? देखो ये है बेटा प्लेसेंटा। कौन सा स्ट्रक्चर प्लेसेंटा है? ये वाला स्ट्रक्चर प्लेसेंटा है। ये डिलीवरी के बाद मदर को 40 to 50 डेज तक पीरियड्स होते हैं, तो प्लेसेंटा धीरे धीरे ब्लड की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाता है, और अगर डिलीवरी सर्जरी से हुई है तो डॉक्टर उसको खुद ही बाहर निकाल लेते हैं। और ये जो लाइन से तुमको दिख रही है, कॉर्ड दिख रही है, ये हमारी एम्बिलिकल कॉर्ड है। ओके, समझ आया?
Yes, ma'am. कैसे? Yes, ma'am. ये देखो, Yes, ये ma'am. कैसे बच्चे की आर्टरीज और वेन इस तरीके से फैली हुई है, यहाँ पे दिख रही है किस तरीके से फैल रही है? Yes, ma'am. पूरे प्लेसेंटा से। ओके, और पास से दिखाएं तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड है और ये किस तरीके से फैली हुई है। कभी मदर के ब्लड से मिक्सिंग नहीं होगी क्योंकि तब ब्यूटीफुली बना हुआ है स्ट्रक्चर। चलो, एक पॉइंट कि फीटस की क्रॉनिक विलाई इन्वॉल्व है और इसमें मैटरनल साइनोसॉइड, बेसिकली उसके ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो डिप्रेशन की तरह बन जाती है, तो उसको मैटरनल साइनोसॉइड कहते हैं। तो ये बता रहे हैं कि प्लेसेंटा बनने के लिए दोनों पार्ट का कंट्रीब्यूशन है। ओके, चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, छोटा सा स्लाइड है ये तो। डन? Yes, Yes, One ma'am. second. आज तो तुम्हारे मजे होने वाले हैं, आज तो ऑलमोस्ट चैप्टर हो गया। अरे ये है एनसीईआरटी स्पेशल। And previous slide. प्रीवियस स्लाइड। ओके, अब आएगा एनसीईआरटी स्पेशल, जिसमें से क्वेश्चन मैंने नहीं देखे हैं अभी तक नीट में, लेकिन ये एनसीईआरटी में इतना स्पेसिफिकली लिखा है कि हमको थोड़ा शक है कि ये आ सकता है, इसलिए ये हर साल कराना पड़ता है उस डर की वजह से। Done, अगली ma'am. वाली अगली वाली स्लाइड तुमको लिखनी पड़ेगी, हाथों को कष्ट देना पड़ेगा, ऐसे ही लिख लो। तो ये बता रहा है कि बॉडी में कौन सा ऑर्गन कब बना है। ओके, ये स्लाइड ये बताती है। तो आफ्टर फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी सबसे पहले जो बनता है हार्ट। तो बेबी बिल्कुल ठीक ठाक है, ये चेक करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर हार्ट बीट ही चेक करते हैं बच्चे की। तो याद रखना, आफ्टर फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी खत्म, बेबी का हार्ट बन गया। एंड ऑफ द सेकेंड मंथ, जैसे सेकेंड मंथ का एंड हुआ तो लिम्स एंड डिजिट्स बन गए। लिम्स समझते हो ना, हाथ पैर, और ये डिजिट्स बनने लग गए। ओके, उसके बाद देखो इस लाइन में कंफ्यूजन हो सकती है। एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ट्राई मीन्स 3, ट्राई मीन्स 3, तो पहले 3 मंथ खत्म होने के बाद, जिसको हम 12 वीक्स भी कहते हैं, तो ना ये कभी कभार कंफ्यूज कर देते हैं। ट्राइमेस्टर, फर्स्ट 3 मंथ्स और 12 वीक्स एक ही चीज़ है ये, इतनी मैथ करनी पड़ेगी। मेजर ऑर्गन्स बन जाते हैं, लिम्स बहुत अच्छे से बन जाते हैं, यहाँ स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे अच्छे से बनती है। एक्सटर्नल जेलिटेनिया बनने स्टार्ट हो जाते हैं, समझ रहे हो एक्सटर्नल जेलिटेलिया। उसके बाद ड्यूरिंग 5th मंथ, जब 5th मंथ चल रहा है, जब फर्स्ट बेबी की मूवमेंट दिखाई देती है, ठीक है, तो अब बच्चा हम कहते हैं किक करना स्टार्ट कर गया, जैसे 3 इडियट्स में तुमने देखा था, वो किक करता था ऑल इज वेल पे। तो यानी कि 5th मंथ की प्रेगनेंसी उस टाइम पे वो मोना की दिखा रहे थे। ओके, और हेयर डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं सर के ऊपर, अब गंजू ये भी नहीं रह जाएगा, छोटे छोटे सॉफ्ट सॉफ्ट से हेयर हो जाएंगे। बाय द एंड ऑफ 24th वीक, दैट इज सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर का क्या मतलब हुआ, पहले 3 महीने निकल गए, अब 4th 5th 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी की बात हो रही है। तो जब वो ट्राइमेस्टर खत्म होने वाला है, उस टाइम पे बॉडी कवर हो जाती है फाइन हेयर से, क्योंकि मैमल का फीचर है कि बॉडी पे हेयर होते हैं। फाइन हेयर मतलब बहुत सॉफ्ट। आईलिड सेपरेट हो जाती है, इससे पहले आईलिड बनी है पर बंद है, खोल नहीं पाता वो, अब आईलिड खुल जाएगी तो उसको अंधेरा ही दिखेगा बट स्टिल दिखेगा। आई लैशेज भी फॉर्म हो गई है, तो आईज के ऊपर ये हेयर भी फॉर्म हो चुके हैं। ओके, तो ये एनसीईआरटी स्पेशल है, इसको ऐसे ही लिख लो, आएगा तो इसमें से आ जाएगा। एक और बच्चा आया है, जो बच्चा अभी आया है उसे बता दे कि एनसीईआरटी वाला नोट है ये, इसको ऐसे ही लिख लो। पानी पी। आज मैं क्वेश्चंस भी लाई हूँ, अगर हम वहां तक पहुंच पाए। जब तुम शांत होते तो मुझे लगता है चलेगा बच्चा है क्या, हाँ है। अरे वो बच्चा आया था, वो भाग गया वापस। Done, mom. लगता है वो बच्चा डर गया। चलो आगे, सबका डन? Yes, ma'am. No, ma'am. बना लो, ये बनाओ। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट है ये, और फीमेल की बॉडी में ही हो रहा है। किसी बच्चे ने लिखा ना ये डिलीवरी के बाद है, तो देखना ये डिलीवरी से पहले है, बिफोर डिलीवरी। और बेबी की डिलीवरी को बायो में क्या बोलते हैं? डिलीवरी तो लूज से लैंग्वेज है, दिस इज नॉन एज Parturition. पार्चुरेशन। ये Archery. पार्चुरेशन, ये बच्चा बढ़िया बोल गया, पार्चुरेशन। ओहो ओहो, आगे चलूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तुम लोग ऐसे कॉन्टिन्यूसली पढ़ लेते हो या बीच बीच में गाने गाने का मन करता है? मैम गा भी लेते कभी कभी।
है ना, मेरा बड़ा करता है। ये पढ़ लिया करो, पेपर है तुम्हारा, मेरा नहीं है। मैम मैम पढ़ते भी हैं। आर्गुमेंट करोगी हैं? फिर शैतान बच्ची। चलो, जेस्टेशन टर्म पता होनी चाहिए। 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है उसको हम कहते हैं जेस्टेशन। चलो भाई एक्टिव हो जाओ सब। ओके, सुनो सेकंड पॉइंट, ये तुम्हें वेटनरी के पेपर में आ सकता है अगर वेटनरी का कोई एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो। लॉन्गर जेस्टेशन पीरियड इन मैमल्स किसका होता है? एलिफेंट का। 22 मंथ्स तक प्रेग्नेंट होती है वो। सुन रहे हो? ये इंपॉर्टेंट है किसी भी वेटनरी एग्जाम के लिए। पार्चुरेशन, प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस आउट इनटू द वर्ल्ड, ठीक है, उसको हम कहते हैं पार्चुरेशन। ओके, टर्म्स क्लियर? टर्म्स इंपॉर्टेंट थी ये, जेस्टेशन पार्चुरेशन का फर्क। और एलिफेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है जनरली किसी वेटनरी एग्जाम में। वेटनरी डॉक्टर भी तो बनोगे। डन? हाँ नहीं यस कुछ भी मैम। नहीं। ओके चलो आगे चलो। अब एक बार एक क्वेश्चन, हाँ जी, अब आता है एक पॉइंट, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। बेटा फीटल मतलब, फीटल मतलब बेबी जो बेबी वो मदर की वूम्ब में है, बेबी नहीं, जो मदर की वूम्ब में है बेबी वो है फीटस। बाहर बच्चों को फीटस नहीं बुला देना, ओ उनके देखो फीटस कितना बड़ा, ऐसे मत बोल देना ऑफेंसिव हो जाएगा। फीटस जब तक वो वूम्ब में है। इजेक्शन मतलब गेट लॉस्ट, गेट आउट, इजेक्शन निकाल दिया। रिफ्लेक्स मतलब जो बहुत सडन चीज होती है ना उसको रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज अ फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ये तुम्हारे स्कूल में भी आ सकता है और ये नीट में भी आ सकता है। सिग्नल फॉर पार्चुरेशन स्टार्ट्स बाय फुली डेवलप्ड फीटल एंड प्लेसेंटा। तो देखो, अच्छा सेकंड पॉइंट बता देती हूँ, ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम मदर पिट्यूटरी कॉजिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो पहली बात ये कह रहे हैं कि पार्चुरेशन का सिग्नल बच्चा खुद देता है कि मुझको बाहर जाना है। और दूसरा इसमें जो मदद करता है वो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। सो ऑक्सीटोसिन और कहाँ पड़ा था? हो पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बिल्कुल, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बेटा बनता कहाँ है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसको रिलीज करती है, बनता कहाँ है? hypothalamus में होता है। हाँ, hypothalamus। हाइपोथैलेमस, गुड। और किसका मारा था ये पिछले वाले प्रोसेस में? इट गिव सिग्नल ऑफ मिल्क लेट डाउन। ये सिग्नल हमेशा बाहर जाने के लिए देता है, ठीक है। तो मिल्क को भी ब्रेस्ट से बाहर निकलने के लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल है, और बेबी का भी फीमेल बॉडी से बाहर निकलने के लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल है। सो ऑक्सीटोसिन एक गेट आउट हार्मोन है। ओके, इसको ऐसे याद रख लेना, ऑक्सीटोसिन हमारा गेट आउट हार्मोन है। दूध भी बाहर निकालता हो भैया, बच्चा भी बाहर फेंक देता है, बताओ हद हो गई। लेकिन हुआ कैसे? सो देखो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव Previous slide। ये तो यार डांट रहा था बच्चा। देख कुछ बच्चे ऐसे डर गए। डन? Done मैम। चलो बेटा डांटना नहीं है, किसी दिन ऑफेंड हो जाऊंगी। आज चलो मेरा मूड नहीं है। ओके, तो ये है हमारा यूट्रस, राइट? यार कुछ हो ना हो भैया, आर्यन हंसने से नहीं बाज आएगा। ये बीच में टाइम लेके फुल ऐसे साइड से एक्सप्रेशन डालता है हंसने वाले। देखो ये यूट्रस है। सो क्या होता है जब बेबी डिलीवरी टाइम होता है तो जनरली उसका हेड नीचे की तरफ होता है, नॉर्मल कंडीशन है। मान लो हेड नीचे की तरफ नहीं है, फिर क्या होता है? हेड को नीचे कर देंगे। नहीं, हेड को नीचे कैसे कर देंगे? नहीं अपने आप। कौन थी ये? C-section। सी सेक्शन किया जाएगा, हेड को नीचे कर दे। अपने आप वेट करते हैं डॉक्टर कि बच्चा क्योंकि घूम सकता है ना। कौन सी स्टेज में वो मूवमेंट शो करता है, कौन से मंथ में? 5th month। हाँ, तो उम्मीद करेंगे कि वैसे रोटेट कर जाए, ठीक है। बच्चा अभी भी पैक ही होता है लेकिन हेड नीचे की तरफ होता है। तो मान लो नॉर्मल डिलीवरी है, तो जैसे ही वो सर्विक्स के पास पहुंचता है बेबी, पहुंचता है, मैं वैसे ही बोल रही हूँ, पहुंचती भी है, फीमेल भी होता है, ऐसे तुम मत समझ लेना सेक्स डिस्क्रिमिनेशन कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही वो सर्विक्स के पास पहुंचती है, तो जिस तरीके से बेबी का हेड जैसे ही ये टच करता है ना मसल्स को, सर्विक्स के पास की मसल को,
तो यहाँ से सिग्नल जनरेट होता है फीमेल बॉडी के अंदर। तो जैसे इसको टच होगा तो यहाँ से सिग्नल जाएगा फीमेल बॉडी के अंदर, जो मैं तुमको दिखा रही हूँ रेड कलर से। एक सिग्नल ट्रेवल करेगा जो जाएगा सीधा का सीधा किसके पास, पिट्यूटरी के पास और हाइपोथैलेमस के पास, और वो कहेगा कि ऑक्सीटोसिन रिलीज करो। ऑक्सीटोसिन रिलीज करने का सिग्नल जाता है पॉजिटिव, और फिर वहां ऊपर से दोबारा से ब्रेन से सिग्नल आता है नीचे। किसके पास सिग्नल आता है, यूट्रस के पास सिग्नल आता है, यूटेराइन वॉल्स के पास सिग्नल आता है, और सर्विक्स के पास सिग्नल आता है। ठीक है, पॉजिटिव सिग्नल आता है ये। और वो क्या करता है, ऑक्सीटोसिन ऐसा क्या करता है कि बेबी रिलीज हो जाता है। ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है स्मूथ मसल्स के ऊपर, और स्मूथ मसल्स की वो क्या करा देता है, कॉन्ट्रैक्शन। यस, इसी को हम बोलते हैं कि मदर अब लेबर में चली गई है। लेबर पेन यही होती है कि यूट्रस की मसल से कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो मसल्स है ना, दर्द तो होगी, तो वो पेन स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब है बेबी डिलीवर होने वाला होता है, राइट। तो यहाँ पे एक म्यूकस का प्लग भी होता है, जो वैसे जनरली कोई डिस्कस नहीं करता, पूछेंगे नहीं, तो एक म्यूकस का प्लग होता है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है ना, तब ये म्यूकस का प्लग रिलीज हो जाता है। तो ये रिलीज पता है कैसे होता है, जैसे म्यूकस का प्लग है, ये रिलीज होके इन फॉर्म ऑफ वाटर बाहर निकल जाता है। म्यूकस पानी जैसा ही तो होता है, जैसे तुम्हें जुकाम होता है तो नाक बहती नहीं, बस वैसे ही। तो बहुत सारा म्यूकस बाहर निकलता है, तो हम कहते हैं वाटर ब्रेक हो गया, मतलब फीमेल का वाटर ब्रेक हो गया, दैट मीन्स अब डिलीवरी का टाइम आ गया। तो फिर हम उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं एंड बेबी इज डिलीवर। सो डिलीवरी का जो सिग्नल है वो यहाँ कहना क्या चाहते थे, पीछे जा रही हूँ 2 मिनट के लिए, वो कहना बस इतना सा चाहते थे कि डिलीवरी का जो सिग्नल है वो फीटस से आता है, फुल्ली डेवलप फीटस देता है। ओके, और प्लेसेंटा भी सिग्नल पीछे भेजता है कि ऑक्सीटोसिन और रिलीज करो, और ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है पार्चुरेशन के लिए, और इसी को हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स पार्चुरेशन के टाइम आता है, फुल्ली डेवलप फीटर्स और प्लेसेंटा करते हैं, और रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीटोसिन। ये क्वेश्चन बनता है नीट का, जो मैंने तुम्हें अभी बोला। गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिख लो फिर, कुछ लिखना है इसमें तो लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। येलो वाला क्या है हमारा, सिग्नल बेसिकली ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, मैम अगर ऑक्सीटोसिन रिलीज ही नहीं हुआ, अगर ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं हो रहा, कम अमाउंट में भी रिलीज होता है, तो पहले तो फीमेल ना बीच बीच में लेबर में जाती है, क्योंकि बच्चा तो सिग्नल भेज रहा है, तो मे भी कम अमाउंट में रिलीज हो रहा है। तो ढंग से अगर वो ना हो ना पार्चुरेशन, लेकिन बेबी तैयार है बाहर निकलने के लिए, तो उस टाइम पे कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, आर्टिफिशियली ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाते हैं सर्विक्स की तरफ पे, ताकि वो आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हैं ये, कि कोशिश करते हैं कि यार डिलीवरी हो जाए। फिर भी नहीं होती तो फिर सर्जिकली उस बेबी को ले लिया जाता है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है फिर, लेकिन क्योंकि बेबी डेवलप हो चुका है ना, अब अंदर कोई काम नहीं है। तो अब अगर बेबी सर्विक्स की तरफ पुश करना स्टार्ट कर गया, सो हमें उसे बाहर निकालना ही पड़ेगा नेचुरली। बाहर से ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगा दो, और अगर तब भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही है तो फिर सर्जिकली रिमूव कर लो, उसी को सी सेक्शन कहते हैं। ओके, यस मैम, चलूँ आगे। यस मैम, ऐसे ऐसे तो मैं आई गई हूँ आगे, चलो बता देती हूँ। डिफ्रेंसिएशन ऑफ फीमेल मेमोरी ग्लैंड स्टार्ट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो बेटा जो फीमेल की मेमोरी ग्लैंड ब्रेस्ट थी ना, उसकी डिफ्रेंसिएशन प्रेगनेंसी के टाइम पे ही स्टार्ट होगी थी। तो धीरे धीरे ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाएगा और हिप का साइज भी बढ़ जाएगा। ब्रेस्ट का साइज बढ़ेगा क्योंकि उसने मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट करना है, और हिप का साइज इसलिए बढ़ेगा क्योंकि वहां से बेबी ने डिलीवर होना है। तो बेबी जैसे जैसे बड़ा होगा, सारा प्रेशर लोअर एब्डोमेन में पड़ता है, इसलिए हिप्स का साइज बड़ा होना जरूरी होता है, नहीं तो इतना भारी बच्चा एक फीमेल कैसे उठाएगी। तो होना चाहिए, ये एक गुड थिंग है। मिल्क प्रोड्यूस कहाँ होता है, नियर द एंड ऑफ प्रेगनेंसी मिल्क प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। पहले मिल्क का नाम क्या है, कोलोस्ट्रम। ये रहा तुम्हारा नीट और स्कूल के वाइवा का क्वेश्चन। सो जो स्टार्टिंग में 2-3 डेज, कभी कभार उससे ज्यादा एक्सटेंड करके, जो पहला मिल्क मदर की मेमोरी ग्लैंड यानी ब्रेस्ट से निकलता है, उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। वो येलो कलर का होता है। उसके बाद उसका मिल्क नॉर्मल सा हो जाता है, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग वाला ज्यादा येलोइश होता है। तो हमेशा कोलोस्ट्रम रिलीज नहीं होता, सिर्फ इनिशियल डेज में कोलोस्ट्रम रिलीज होता है। और उसमें स्पेशल बात क्या होती है, क्योंकि उसके अंदर होते हैं बहुत सारी एंटीबॉडी ए। ये नीट का क्वेश्चन है, कौन सी एंटीबॉडी मिलती है, ए मिलती है। तो ए फॉर एप्पल, ठीक है, ए सिर्फ एक एंटीबॉडी बढ़ाई है, IgA। IG स्टैंड फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन, इसी को एंटीबॉडी ए भी कहते हैं। ओके, येलोइश कलर का होता है और थिक इन टेक्सचर होता है। इतनी इंफॉर्मेशन बहुत है। गॉट इट? कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्लाइड में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, इतनी सी बात से। फिर तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है IgA वाला, किसी ना किसी एंट्रेंस में तुमको मिल ही जाएगा। करेक्ट? यस मैम, यस मैम। आगे चलो।
मैम previous slide. ओके, लड़के कितने प्यार से बोलते लड़के, मैम प्रीवियस स्लाइड। अरे धमका रहे हो क्या? लो भाई। Done, ma'am. ओ, ओहो, मेरी मम्मी ने चाय में बहुत खतरनाक चीनी डाल दी है। ओहो, भाई चीनी कम पिया करो, अच्छी नहीं होती सेहत के लिए। चलो भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले मेरे को बताओ, कितने बच्चों ने देखी है पैडमैन मूवी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. नहीं, Yes, ma'am. ये यस मैन क्या होता है? मैंने पूछा कितने बच्चों ने देखी है पैडमैन मूवी, तो ये बोलना होता है मैंने देखी है। यस मैम क्या होता है? मैम हाफ देखी है। हीरो कौन था? हीरो कौन था? Akshay Kumar. Ma'am Akshay Kumar. हीरोइन कौन थी? नाम नहीं शर्म पता। नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें राधिका आप्टे नहीं पता? Ma'am, अब आ गया 4 नंबर का क्वेश्चन, कैसे करोगे? बेटा राधिका आप्टे पैन इंडिया एक्ट्रेस है, कमाल होगी तुम्हारी। डिसअपॉइंट कर दिया तुमने लाइफ से मुझे। राधिका आप्टे इज द लीड हीरोइन, शी इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस। और एक सोनम कपूर भी है जो गेस्ट अपीयरेंस में एक तरह से, राइट? राधिका आप्टे इज द मेन हीरोइन। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, भूलना नहीं अब। कौन थी हीरोइन? बिल्कुल बेटा, ये ये क्वेश्चन आ सकता है, मैंने बना दिया पेपर तो पक्का आएगा। राधिका नहीं आप्टे आएगा। कौन मेरा एक्ट्रेस है? पता होनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आ गया तो छोड़ाएंगे, शर्म नहीं आती तुम्हें? सीखोगे नहीं। तो पैडमैन मूवी जिन्होंने नहीं देखा उनका होमवर्क है, पैडमैन मूवी देख के आनी है सबने, होमवर्क है। वो तुमको पेंसिल साइकिल के बारे में बताती है, वो तुमको उससे जुड़े टैबू के बारे में बताती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा टैबू है इंडिया में, हद से ज़्यादा टैबू है इंडिया में। तुमको मेंसेस होती है, वो किचन में नहीं जा सकते, वो कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स को हाथ नहीं लगा सकते। उनको मेंसेस होती है, उनको अलग से सोना होता है। उनको मेंसेस होती है, वो पैड नहीं यूज़ करते, कपड़ा यूज़ करते, क्योंकि उसको मानते हैं वो ज़्यादा सेफ होता है। तो बहुत सारे इंडिया में टैबू है जो इससे रिलेटेड है, जो हेल्थ फैसिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है? मेंटल ग्रोथ के लिए भी हानिकारक है। तो जिसने नहीं देखी उसका होमवर्क है, पैडमैन देखना। मम्मी बोले क्या कर रहे हो, बोलना होमवर्क कर रहे हैं, ठीक है? कहें कि ऐसा नहीं है तो ये वीडियो दिखा देना कि मैम ने बोला था, लेकिन पैडमैन होमवर्क दिया मैंने। उसके बाद तुमने कोई भी पिक्चर देखी, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ओके? अब कुछ टर्म्स आती है और नीट में क्वेश्चन में आती है। एक टर्म है मिनार्क और एक टर्म है मिनोपॉज। इतना तो हमारा कॉमन सेंस है कि पॉज का मतलब है Stoppage of. स्टॉप, रुक जाओ, पॉज। सो मिनार्क का मतलब है जब किसी फीमेल को ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, जो फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स आना, पीरियड्स के साइकिल स्टार्ट होना, बेसिकली वो बात करते हैं कि उसमें ब्लीडिंग वाला फेज भी दिखेगा अब। तो जब फर्स्ट टाइम फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, पहली बार उसको ब्लीडिंग होती है, अपने सर्विक्स के थ्रू वजाइना से ब्लड रिलीज होता है, उसको कहते हैं मिनार्क। तो ये स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल इन फीमेल जनरली इस एज के अराउंड होती है, प्यूबर्टी बेसिकली, ठीक है? ब्रैकेट में प्यूबर्टी लिख सकते हैं, प्यूबर्टी जैसे ही हिट करती है, राइट? और मीनोपॉज का मतलब है जब मेंस्ट्रुएशन फीमेल में स्टॉप हो जाती है। तो देयर इज अ पीरियड जब मेंस्ट्रुएशन फीमेल में स्टॉप होती है, अराउंड 50 ईयर्स के बाद होती है, लेकिन किसी किसी में जल्दी भी देखी गई है और किसी किसी में कभी कभार और भी देर से होती है। हम एवरेज 50 ईयर्स ले लेते हैं, ठीक है? तो मीनोपॉज जब पीरियड्स रुक जाते हैं, एमिनार्क जब वो स्टार्ट होते हैं। ये क्वेश्चन है नीट के, गॉट इट? यस मैम। मेंस्ट्रुअल साइकिल अराउंड 28 डेज की पूरी एक साइकिल है, जो जिसमें सिर्फ ब्लीडिंग नहीं होती, ब्लीडिंग एक फेज है, लेकिन वो पूरी एक साइकिल है जो हर मंथ चलती है। 28 दिन की साइकिल का हम एस्टिमेट लेके चलते हैं। और किसको होती है मेंसेस? फीमेल को होती है, फीमेल प्राइमर्स को होती है इन एनिमल किंगडम। तो ये क्वेश्चन बनता है बेटा, किसको होते हैं? वो ऐसे नहीं पूछेंगे ह्यूमन में फीमेल को होते हैं, उन्होंने ऐसे बोलना है एनिमल किंगडम में किसको होते हैं? बेटा फीमेल प्राइमर्स को होते हैं, प्राइमर्स का फीचर है ये, गॉट इट? मेल्स का क्यों नहीं है? बेटा मेल्स का इसलिए नहीं है क्योंकि इसको चलाने के लिए जिसकी ज़रूरत है वो यूट्रस की है और ओवरी की है, और उनके पास ये प्रिविलेज ही नहीं है, क्योंकि यूट्रस ओवरी का प्रिविलेज सिर्फ फीमेल के पास है, वही है जो किसी और नई लाइफ को जन्म दे सकती है। तो ये ब्यूटीफुल फीचर सिर्फ फीमेल की बॉडी के पास है, मेल के पास नहीं है। अगर आर्टिफिशियल कर दिया जाए, ओवरीज और यूट्रस अगर आर्टिफिशियली डाल दिया जाए तो फिर बहुत इंटरेस्टिंग से होगा, देखना अगर वो फंक्शनल होती है तो तुम साइंटिस्ट बन के डाल के बताना हमें। जरूर। चलो आगे चलते हैं। आओ भाई, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 3 फेजेस में डिवाइडेड है, ठीक है?
पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज और इसी को हम कहते हैं ब्लीडिंग फेज। जब ब्लीडिंग होगी छोटू सा फेज होता है। फिर आता है प्रोलिफरेटिव फेज। इसी के देखो अलग अलग नाम है, तो यहाँ पे तुमको थोड़ी सी मेहनत करके लर्न करना पड़ेगा, सॉरी बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीएस पे क्वेश्चन स्कूल में तो पक्का आते हैं और नीट में भी एंट्रेंसेस में आते हैं। तो प्रोलिफरेटिव फेज को ही प्री ओवुलेटरी फेज बोलते हैं, मतलब ये वो फेज है जिसके एंड होते ही ओवुलेशन होगा, मतलब एग रिलीज हो जाएगा ओवरी से। और इसको फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं और एस्ट्रोजेनिक फेज भी बोलते हैं। कितने सारे फेज है ना ये, तो ये इसका एक नाम है। और लास्ट फेज है हमारा सिक्रीटरी फेज या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। सो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में क्या बनता है, जब ओव्यूलेशन हो जाती है तो ओवरी के अंदर क्या बनता है, बचता है, तो सेकेंडरी oocyte तो बाहर निकल, होते हैं। कॉर्पस लूटियम, यस कॉर्पस लूटियम बचता है ना, तो लूटियम से वर्ड आया है लूटियल, तो ये लूटियल फेज है जहाँ पे कॉर्पस लूटियम का फंक्शन हम सीखेंगे। ओके, तो ये 3 फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल के। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है क्या हो रहा है इन 28 दिनों में यूट्रस के अंदर, क्या हो रहा है इन 28 दिनों में ओवरीज के अंदर, और क्या होता है इन 28 दिनों में एफएसएच और एलएच के लेवल को इन फीमेल बॉडी। इन तीनों चीजों को हमें स्टडी करना होता है। समझ आई क्या पढ़ना है? फॉलिक्यूलर फेस और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेस के बीच में एक और फेस होता है ओव्यूलेटरी फेस, जिसमें 14 डे में एग रिलीज होता है। हाँ, लेकिन हम उसको फेस में नहीं कंसीडर करते। मैंने तभी तो बोला प्री ओवुलेटरी फेस के एंड होते ही एग रिलीज हो जाता है। तो अगर तुम उसको फेस की तरह लिखना चाहते हो तो, क्योंकि एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती ना, इसलिए हम उसको इस तरीके से लिखते नहीं है। पर तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि 14 डे पे जहाँ एग रिलीज होता है तो उसको हम ओवुलेशन कहते हैं। हम उस प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं, पर हम उसको फेज में डिवाइड नहीं करते, क्योंकि फेज का मतलब है कुछ टाइम पीरियड भी तो हो। ओके ओके, मैम चाहो तो तुम, हाँ जी बोलो। प्रोलिफरेशन क्या होता है? हाँ जी बेटा तेरी मैम आवाज समझ, प्रोलिफरेशन क्या होता है? अरे अभी बताऊंगी। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है डिवाइड होते चले जाना, सेल का इंक्रीज करना अपने नंबर में, दैट इज प्रोलिफरेशन। अभी तो सारे फेज दिखाऊंगी, ये तो मैंने तुमको इंट्रोड्यूस करा है। और बेटा तो चाहे तो ओवुलेटरी फेज अपने लिए लिख सकते हैं वहां पे। ओके यस मैम। ओके, चलूं आगे? यस मैम। Ma'am, 1 second. Yes, हाँ ma'am. हाँ बेटा ले कोई बात नहीं। Done, ma'am. ओवरी के रिस्पेक्ट में हम 2 हार्मोन भी पढ़ते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो अभी जब तो तुम्हें जो मैंने इस टॉर्चर से बताया था, बस आज के क्लास में हो जाएगा वो खत्म। ओके चलो अब इसको खत्म करते हैं, ज्यादा हैवी नहीं है। ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज को हम बोलते हैं कौन सा फेज? मेंस्ट्रुअल फेस। मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। क्योंकि ये साइकिल है ना बेटा, साइकिल है मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ उसी पे ये प्रोसेस आके खत्म हो गया, तो कोई पॉइंट तो हमें चूज करना पड़ेगा। तो हम अपना पढ़ने का पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं ब्लीडिंग फेज से। सो ब्लीडिंग फेज इज द साइकिल स्टार्ट विद ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का मतलब होता क्या है, पहले तो ये 4 से 5 दिन तक की साइकिल चलती है। किसी फीमेल में ज़्यादा टाइम की भी हो सकती है और किसी में कम भी। कुछ लोगों को 10 डेज तक ब्लीडिंग भी होती है और किसी को सिर्फ 2 दिन तक। सबका अलग अलग है, बॉडी अलग है। ओके होता क्या है इसमें, ब्लीडिंग का मतलब क्या है, जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है ना वो शेड होने लग जाती है। तो ये यूट्रस है और इसमें जो अंदर वाली लेयर थी ना एंडोमेट्रियम की, वो वेट करती है प्रेगनेंसी का। लेकिन अब प्रेगनेंसी नहीं होती है तब एंडोमेट्रियम की लेयर ऐसे बाहर निकल जाती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, ठीक है, थ्रू वेजाइना। ओके तो इस फेज को हम कहते हैं ब्लीडिंग फेज। क्लियर? यस मैम। और ये ब्लीडिंग फेज कब होगा, जब नो प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी नहीं है। तो प्रेगनेंसी नहीं है मतलब कौन सा हार्मोन कम होगा, बेसिकली एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन इज लो। एस्ट्रोजन भी लो है, प्रोजेस्टेरोन भी लो है। प्रोजेस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए। ओके क्लियर? चलो आगे। तो ये था ब्लीडिंग फेज के Ma'am, पॉइंट। previous slide. नाराजी हो जाती है, वो चाय तो जहर हो गई। लेकिन बेटा देखो कुछ दुख है जो झेलने पड़ता है, तो अगर मम्मी ने बना दिया चाय तो पीनी तो पड़ेगी, जहर हो गई चाय, नहीं तो अगली बार मिलेगी नहीं। Done, ma'am.
3-4 बारी मैं पीऊंगी बस, इधर रख लेती हूँ, देखे ना ले, कितनी मर्जी उम्र हो जाए, खौफ तो सबको होता है, चाहे तुम कितना भी कमा लो, खौफ सबको होता है, होना भी चाहिए। अब भाई पॉलीफेरेटिव फेस, कहाँ गया वो बच्चा, तो मुझसे पूछता था मैम पॉलीफेरेशन क्या है, क्या है वो? अच्छा अब नहीं आएगा, आ गया। आर्यन तुम ही थे? यस आज चढ़ा ये बच्चा, आज तो तू ही पढ़ाएगा पॉलीफेरेशन क्या होता है। पॉलीफेरेटिव फेस का मतलब है कि अब सेल की बहुत सारी डिवीजन होनी है। तो देखो, एंडोमीट्रियम से सारा का सारा एंडोमीट्रियम ना बाहर आ गया ऑलमोस्ट, ठीक है, मतलब जो एक्स्ट्रा बना था प्रेगनेंसी के लिए वो तैयार होता है कि बेबी आके यहाँ पे मतलब ब्लास्टोसिस आके लगेगा, नहीं आया वो शेड हो गया। अब एंडोमीट्रियम को क्या करना है, दोबारा से स्टार्ट होना है, दोबारा से बनना भी स्टार्ट होना है, और इसी टाइम पे ओवरी के अंदर भी फॉलिकल्स को स्टार्ट हो जाना है और बनने के लिए, वो भी बनते चले जा रहे हैं, मतलब वो ना सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल पूरे बन रहे हैं। क्योंकि तुमको याद है मैंने यहाँ बताया था कि जैसे ही पॉलीफेरेटिव फेज एंड होगा उसी टाइम ओव्यूलेशन होगी, तो ओव्यूलेशन होने के लिए फॉलिकल की लेयर भी तो आसपास आनी चाहिए ना, ग्रेनुलोसा लेयर और वो सब, राइट। तो पॉलीफेरेटिव फेज में क्या होगा, एंडोमीट्रियम दोबारा से थिक होना स्टार्ट होगा, स्टार्ट होगा, ठीक है। मैम स्लाइड थोड़ी जूम कर दूं बेटा, जूम क्या जुमा दूं इसको, जूम कर दूं क्या वे, कॉमेडी करते हो? Yes, ma'am, जूम ठीक होता है। है, जूम होता है, जूम क्या होता है, कौन से वाले स्टाइल में पिटोगे तुम मुझसे? जूम नहीं, जूम, ZOOM। तो पॉलीफरेशन में एंडोमीट्रियम थिक होना स्टार्ट हुई है, मतलब स्टार्ट हुई है, अभी थिकनेस चलती जाएगी, और फॉलिकल ग्रो होते हैं ओवरी के अंदर, तो ये ओवरी में हो रहा है और एंडोमीट्रियम वाला यूट्रस में हो रहा है। समझ में आई है तुम्हें, दो चीजें एक साथ पढ़ाई जा रही है, ऐसे भोकला मत जाना। बेस समझ आया कहाँ की बात करने वाली हूँ? कहते आंसर मत देते ना कभी, बोलूं आगे? यस मैम। सुनो अब ध्यान से सुनना। रिलीज ऑफ GnRH, GnRH स्टैंड फॉर गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीज ऑफ GnRH फ्रॉम हाइपोथैलेमस causes release of FSH from pituitary, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज हुआ ऐसे, और उसने पिट्यूटरी से कहा कि मैडम FSH निकाल दो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने स्टिमुलेट किया ओवेरियन फॉलिकल को टू पॉलीफरेट, मतलब सेल की और डिवीजन कर और सेल की लेयर बना टू बिकम मैच्योर फॉलिकल। तो FSH गया ओवरी में, ओवरी के बाद उसने ओवरी के अंदर जो फॉलिकल था उसको मैच्योर कराया, मतलब वो क्या बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल जो था ही, फिर उसके बाद वो सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, फिर वो टर्शरी फॉलिकल बन गया, फिर वो ग्रेफिन फॉलिकल बन गया। तो ये चीज करवाई गई है, समझ आया क्या हुआ यहाँ पे? यस मैम। अब जो डेवलपिंग, रिपीट कर दूं, ठीक है बेटा, ध्यान से सुन, इधर देख ध्यान से। GnRH हार्मोन है जो रिलीज हुआ हाइपोथैलेमस से, उसने पिट्यूटरी से रिलीज कराया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज FSH। वो हार्मोन ऐसे मस्त गया ओवरीज के पास, और ओवरीज में बैठे फॉलिकल्स को उसने करा दिया मैच्योर, प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में, फिर टर्शरी फॉलिकल में, ग्रेफिन फॉलिकल में उसने मैच्योर करा दिया। तो ये प्रोसेस हुआ पॉलीफरेटिव फेज में, इसलिए इसको पॉलीफरेशन कहते हैं। वो फॉलिकल का नंबर, मतलब फॉलिकल के आसपास सेल्स का नंबर इंक्रीज कर देता है, समझ आया? याद है तुम्हें, ग्रेनुलोसा लेयर, ठीक है, एक्सटर्ना, थीका, इंटरना, वो सब FSH के अंदर हो रहा था, FSH के इफेक्ट के अंदर हो रहा था, समझ आई ये बात? यस मैम। अब जो डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल्स है ना, ये सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्रेफिन फॉलिकल, ये एस्ट्रोजन रिलीज करते रहते हैं, ये तो मैंने बताया नहीं था, याद रखना। एस्ट्रोजन रिलीज करते रहते हैं साथ साथ, तो इनके खुद के ऊपर तो FSH गिर रहा है और ये खुद भी एस्ट्रोजन रिलीज कर रहे हैं, समझ रहे हो तुम? तो ये मदद ले भी रहे हैं और प्रेगनेंसी में मदद कर भी रहे हैं, कितने अच्छे लोग हैं। अब एस्ट्रोजन कॉज थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम, बेटा ये एस्ट्रोजन क्यों सिक्रीट कर रहा था? सुनो, ब्रेन से जो पिट्यूटरी से FSH आया, वो FSH जो आया फॉलिकल के बाद, वो फॉलिकल्स को पॉलीफरेट करा रहा है, और फॉलिकल से जो एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, एंडोमेट्रियम के पास, और उसको थिक करा रहा है, इस उम्मीद में कि शायद प्रेगनेंसी हो।
फिर एक्स्ट्रोजन सेंड पॉजिटिव फीडबैक टू हाइपोथैलेमस। वो सिर्फ एंडोमेट्रियम को मोटा नहीं कर रहा है, वो हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है कि भाई तू और जीएनएच रिलीज कर तो और एफएसएच रिलीज हो और फॉलिकुलर ग्रोथ जल्दी जल्दी हो, क्योंकि मुझे जल्दी से ओव्यूलेशन करानी है। तो इसको हम कहते हैं पॉलीफेरेटिव फेज। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। तो जितने बच्चों के शरीर से ऐसे आत्मा निकल गई है, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम इसको उतारो, मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक छोटा सा ग्राफ बना दूंगी, जल्दी 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 उतारो, जल्दी जल्दी। तब तक मैं डिलीशियस चाय पीती हूँ। मुझे याद दिलाना, ये वीडियो मुझे अपनी मम्मी को नहीं देखने देनी। डन मैम। ये जादुई शक्तियों से लिखते हो गए, इतनी जल्दी कैसे डन हो गया? डन मैम। मैम साथ साथ में डन। लिखती हूँ। हाँ, पढ़ मत लियो साथ साथ में, तू पहले साथ साथ में लिख लियो, जबकि मैं टाइम भी देती हूँ लिखने का। तुम मेरा रिजल्ट खराब करवाओगे। तो बेटा तेरे नंबर कम आए ना इन हरकतों की वजह से, तुझे तो मैं बताऊंगी जरा। अब देखो, पॉलीफेरेटिव फेज में अराउंड 10th डे ये सब जब चल रहा है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल स्टार्ट्स रिलीजिंग इनहिबिन। बेटा इनहिबिन हार्मोन किसने रिलीज किया? बेटा ग्राफियन ग्राफियन फॉलिकल ने रिलीज किया एक हार्मोन इनहिबिन। ये नीट का क्वेश्चन है, नीट की किसने इनहिबिन रिलीज किया था इस सब प्रोसेसेस में? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने पढ़ा पॉलीफेरेटिव फेज के अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल है उसने इनहिबिन नाम का हार्मोन रिलीज किया। अभी तक एस्ट्रोजन रिलीज कर रहा था ना, अब इनहिबिन भी स्टार्ट किया है ग्राफियन फॉलिकल ने। इनहिबिन डिक्रीजेस एफएसएस सिक्रीशन। इनहिबिन ये हो रहा है जब बिल्कुल एंड में चली गई है ये साइकिल। देखो पहले फर्स्ट, अगर मैं यहाँ पे डेज लिख दूं तो फर्स्ट डे के बाद तुम लगा लो लगभग 5 दिन तक, 5 से 6 दिन तक तो ब्लीडिंग चली, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है फीमेल के अंदर। बेटा अब उसके बाद जो दिन आ गया 6, 7, 8, 9, 10, अराउंड 10 दिन के करीब, अराउंड 10 दिन के करीब का ये हाल बता रहे हैं, ग्राफियन फॉलिकल बन गया है और बेटा इसने रिलीज करना स्टार्ट कर दिया इनहिबिन। भाई इनहिबिन देखो क्या कर रहा है, इससे पहले सब बढ़िया था, एफएसएच बढ़िया चल रहा था, एस्ट्रोजन बढ़िया चल रहा था, लेकिन अब आ गया इनहिबिन। इसका तो नाम ही इनहिबिन है, ये तो रोकेगा। तो इनहिबिन डिक्रीज एफएसएच सिक्रीशन। इनहिबिन ने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन कम कर दी, क्योंकि जरूरत भी तो नहीं है ना, ग्राफियन फॉलिकल तो बन ही गया। और ये क्या प्रमोट करता है? एलएच सिक्रीशन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन। तो अब एंटीरियर पिट्यूटरी से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ गई, पहले थोड़ी थोड़ी थी लेकिन अब बढ़ गई, बढ़ रही है अराउंड 14th डे। तो देखो ये तो था 10th डे के अराउंड, अब इसको और बढ़ा रहा हूँ अराउंड 14 डे। तो ये आ गया मेरा 14 डे। ऑब्वियसली कोई प्रोसेस परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं कि अराउंड 14th डे एलएच का लेवल सडनली हाई हो जाता है, मतलब ठीक से बढ़ रहा था फिर उसको कुछ हो गया तो सडनली हाई हो गया। तो एकदम से 14 डे पे जो एलएच हार्मोन का लेवल है, लेट्स से व्हाइट वाला एलएच हार्मोन है, सडनली हाई हो गया, ठीक है, इसको हम कहते हैं एलएच सर्ज, एलएच सर्ज। तो सडनली एलएच का लेवल इतना हाई हो जाता है जिसको हम कहते हैं एलएच सर्ज, और एलएच सर्ज होते ही ओवरी दिखा देती है ओवुलेशन। उसी टाइम एकदम से ग्राफियन फॉलिकल ने ओवरी के वॉल से टकराना है, सेकेंडरी oocyte बाहर निकाल देना है और पीछे का पार्ट अंदर ही रह जाएगा। तो ओवुलेशन होती है 14th डे पे। ये सब कुछ हम पढ़ते हैं पॉलीफेरेटिव फेज के अंदर। समझ आया? यस मैम। तो ये सारा का सारा फेज बेटा हम पढ़ेंगे पॉलीफेरेटिव फेज के अंदर। बस छोटू सा फेज रह गया अब। 14 डे पे ओवुलेशन होती है, एलएच सर्च के अंदर होती है। ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। डन? यस मैम। आगे चलूं? यस मैम। 28 डे की साइकिल थी, कितने दिन हो गए? 14 डेज, कितने दिन रह गए? 14 14 और 14 डेज, हाँ 14 और रह गए, 25 सही बोल गई। तो जीएनआरएच आया था हाइपोथैलेमस से, उसने एफएसएच सिक्रीट कराया जो हमारी ओवरी के पास गया और उसने क्या कर दी? फॉलिकुलर ग्रोथ, है ना, फॉलिकुलर ग्रोथ। जब फॉलिकुलर ग्रोथ हो रही थी तो फॉलिकल्स ने क्या किया? फॉलिकल्स रिलीज्ड एस्ट्रोजन, है ना। तो फॉलिकल्स ने जब एस्ट्रोजन रिलीज किया तो एस्ट्रोजन ने क्या किया? ये रहा हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन ने
एंडोमीट्रियम की थिकनिंग कर दी, मीडियम की थिकनिंग कर दी, उसको प्रिपेयर किया कि मैं जल्दी से ओव्यूलेशन करने वाली हूँ तो तुम एंडोमेट्रियम को थिक कर दो क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट को वहां आके लगना है। एंडोमेट की थिकनिंग को स्टार्ट किया था, यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, ठीक है। ये एक प्रोसेस हुआ था हमारा पॉलिफरेशन में, करेक्ट। किसी को कोई डाउट बेटा, किसी को कोई डाउट? No, ma'am. राइट, ये प्रोसेस हुआ था, है ना। उसके बाद उसके बाद पॉलिफरेशन के अंदर हमने ये भी पढ़ा कि अराउंड 10th डे, अराउंड अप्रोक्सीमेटली 10th डे, जो ग्राफियन फॉलिकल बन गया है ना ओवरी के अंदर, उसने एक और हार्मोन सिक्रेट करना स्टार्ट कर दिया जिसका नाम था इनहिबिन। इनहिबिन ने क्या किया, इनहिबिन गया वापस किसके पास, पिट्यूटरी के पास। उसने एफएसएच की सिक्रीशन को कम कर दिया, यानी कि डिक्रीज कर दिया, है ना, ऐसे लिख सकते हैं हम, कोई भी सिंबल लगा लो, डिक्रीज कर दिया। और इसने प्रमोट कर दिया किसकी रिलीज को, एलएच की रिलीज को इंक्रीज कर दिया। कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में, ब्लड में इंक्रीज हो गई। अगर मैं इस डे के अराउंड इंजेक्शन लूँ, ब्लड का सैंपल लूँ और निकाल के चेक करूँ तो उसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज्यादा मिलेगा। एलएच की सिक्रीशन ऐसे ही बढ़ती रही धीरे धीरे अराउंड 14th डे, क्योंकि नीट इसी को फॉलो करती है। 14th डे पे क्या हुआ, एलएच की सिक्रीशन सडनली हाई होगी बहुत ज्यादा, और इसको हम कहते हैं एलएच सर्ज। जैसे ही एलएच सर्ज हुआ क्या हो गया, ओवरी से होगी ओव्यूलेशन। ओवरी से क्या होगी, ओव्यूलेशन, ठीक है, डन। Yes, ma'am. चलो, ओव्यूलेशन होगी तो पीछे ग्रेनुलोसा सेल वगैरह रह गए, उन्होंने क्या बना देना हमारा कॉर्पस लूटियम, उसको हम कहते हैं सिक्रीटरी फेस। सो देखो, इन ओवरी रप्चर ग्राफियन फॉलिकल, जो ग्रेनुलोसा सेल और थीका सेल का कॉम्बिनेशन है, वो बन जाते हैं कॉर्पस लूटियम, राइट। कॉर्पस लूटियम, ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, ओके, जस्ट 1 मिनट, जाना मत। हाँ जी, सॉरी अबाउट दैट, ओके, अभी टाइम है कि टाइम है। देखो, कॉर्पस लूटियम जो बना है वो येलो से कलर का था ना, क्योंकि उसमें एक कैरोटीन पिगमेंट था। वैसे पूछा कभी नहीं गया, पर फिर भी बता रही हूँ, कैरोटीन पिगमेंट ने उसको येलो बना दिया था यहाँ। कॉर्पस लूटियम विल स्टार्ट सिक्रेटिंग प्रोजेस्टेरॉन, इसको हम कहते हैं सिक्रीटरी फेज। तो ये ओवरी है, ओवरी के अंदर हमारा छोटू सा येलो कलर का कॉर्पस लूटियम है, और ये क्या रिलीज कर रहा है बाहर, दबादब एकदम पागलों की तरह, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पी से प्रोजेस्टेरॉन है और पी से हमारा वर्ड आता है प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी हार्मोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को और अलग लेवल पे ले जाता है। और एंडोमेट्रियम थिक होगी तभी तो इम्प्लांटेशन होगी, तो प्रोजेस्टेरॉन का बहुत सारा रोल है एंडोमेट्रियम का, याद रखना, ठीक है। तो इनिशियली तो ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा, कॉर्पस लूटियम अभी 10 दिन तक वेट करेगा, 10-15 दिन तक ओव्यूलेशन के बाद। अगर उसके बाद भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई ना, फिर कॉर्पस लूटियम भी खुद से डीजेनरेट हो जाएगा और दोबारा से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो और दोबारा से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। याद है ना, ब्लीडिंग कैसे स्टार्ट हुई थी, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होने से, याद है तुम्हें, ब्लीडिंग फेस। ये देखो, नहीं भी याद है तो पीछे आ जाओ, कौन सी रॉकेट साइंड है। देखो, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज हुआ, तो पहले हाई क्यों है, क्योंकि सिक्रीटरी में कॉर्पस लूटियम सिक्रीट कर रहा है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये डीजेनरेट हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डी कम हो जाएगा और ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा, तो साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। समझ आया? Yes, ma'am. लिखिए ये। अब मैं तुमको एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाती हूँ, चेंज कर दूं? Yes, ma'am. देखो, अब एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं। अच्छा, फेट ऑफ कॉर्पस लूटियम, ओके, 2 केसेस में जो मैंने तुम्हें बोला वो बता रहा है। देखो, फर्स्ट केस, इन द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, मान लो, पहले ये केस करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेगनेंसी, अच्छा सॉरी, इन द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी वाले करेंगे, ठीक है। मान लो प्रेगनेंसी नहीं हुई तो क्या होगा कॉर्पस लूटियम के साथ, कॉर्पस लूटियम विल डीजेनरेट आफ्टर 14 डे, अराउंड 14 डे, अराउंड लिख लो, क्योंकि ना ये फिक्स नंबर नहीं होते, ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो आफ्टर 14 डे के करीब वो अब कॉर्पस लूटियम बनने के बाद डीजेनरेट हो जाएगा।
ठीक है, और ये व्हाइट कलर का एक स्ट्रक्चर बना देगा जिसको हम कहते हैं कॉर्पस एल्बिकन। कुछ नहीं है, ये और मरा हुआ सा स्ट्रक्चर है, अभी एनसीईआरटी में फोटो भी है, कुछ नहीं करेगा ये, ठीक है। एब्सेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन विल स्टार्ट द ब्लीडिंग फेज एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स अगेन। जो तो मैंने कहा था वो यहाँ लिख दिया है, समझ आया पहला केस? यस मैम। इस पे नीट का क्वेश्चन बनता है बेटा आराम से, इसलिए 2 केसेस के फॉर्म में लिख दिया ताकि तुमको याद रह जाए। सेकंड वाला दिखाऊं? मैम सेकंड फेज वेट। दिखा। बेटा तुमने फिर वेट पूछा मेरा, क्यों पूछती हो तुम ऐसे सवाल? कोई बच्चा इसका जवाब नहीं देता। आज फिर इसका एनसीईआरटी का डायग्राम कराती हूँ। अगला चैप्टर अब हम स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर में। आ जाना, अगला चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन तुमको पता करना पड़ेगा कि उसमें पढ़ना क्या है, वो मैं तुम्हें बताऊंगी। अब मैं आगे जा रही हूँ। डन मैम। मैं समझ गई थी। अगला केस है इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी। अच्छा प्रेगनेंसी हो गई, मान लो ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम की जो लाइफ होती है वो होती है बहुत छोटी सी, लेकिन एग्जैक्टली कितनी, ये है तुम्हारा होमवर्क। देखो जिन्होंने पैडमैन नहीं देखी वो देखेंगे, और बाकी के बच्चे क्या करके आएंगे, कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ कितनी होती है इफ प्रेगनेंसी हैज हैपन। देखो वहाँ होमवर्क। अब कॉर्पस ल्यूटियम कीप रिलीजिंग प्रोजेस्टेरोन जो कि प्रेगनेंसी का हार्मोन है, तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी का हार्मोन रिलीज करता रहेगा प्रोजेस्टेरोन कुछ टाइम तक। वो टाइम क्या है वो तुम मुझे बताओगे, ओके। प्रोजेस्टेरोन स्टिमुलेट थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, तो ये प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन है, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। ये स्टॉप करता है ग्रोथ ऑफ एनी ओवेरियन फॉलिकल, तो अब ओवरी के अंदर कोई फॉलिकल डेवलप नहीं होगा क्योंकि अब प्रेगनेंसी हो चुकी है, हमें और एग नहीं चाहिए, तो उतने टाइम के लिए ओवुलेशन नहीं होने देनी हमने, समझ आई? तो कोई फॉलिकल की स्टिमुलेशन ये करने नहीं देगा, और ये यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को भी रोक के लगता है, समझ रहे हो? तो डिलीवरी के टाइम पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा, क्योंकि बेटा अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा तो बच्चा कैसे जाके ब्लास्टोसिस्ट कैसे जाके लगेगा, राइट? तो प्रोजेस्टेरोन के ये 3 मेजर फंक्शन है, तो ऐसे फंक्शन लिख के वो पूछ हो सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, ओके। व्हेन प्लेसेंटा विल फॉर्म कंप्लीटली, प्लेसेंटा को बनने में लग जाते हैं लगभग 2 से 3 महीने, जब कंप्लीटली बन जाता है तो वो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करने लग जाता है, और तब जाके कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है। तो ऑलमोस्ट आंसर मैंने तुमको दे दिया कॉर्पस ल्यूटियम वाला, पर चलो। तो प्रोजेस्टेरोन पहले कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करेगा प्रेगनेंसी में, और उसके बाद सिक्रीट करेगा प्लेसेंटा, और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो वो सिक्रीट करता करता खुद भी मर के कॉर्पस एल्बिकन बन जाएगा। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, चलो इसी के साथ चैप्टर का ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो अब ये पिक्चर है एनसीईआरटी की, और इस पिक्चर को लेबल करने के लिए नीट में आ जाता है, समझ रहे हो तुम? पिक्चर लेबल करने के लिए आ जाती है, तो ये फ्री के जिसमें भी एनसीईआरटी की फोटो लेबल करने के लिए आती है वो सारे क्वेश्चन 4 मार्क के फ्री के क्वेश्चन होते हैं, और अगर वो क्रैक नहीं कर पा रहे हो तो बहुत स्टूपिड है क्योंकि तुमने पढ़ाई नहीं करी, समझ आई? हाँ बोलो कामना क्वेश्चन। बेटा या तो जोर से बोल ले या मैसेज कर दे। तो देखो ये पिक्चर है एनसीईआरटी की, कैसे देखनी है पिक्चर सुन लो। डायग्राम रीड करना आधी जनता को आता नहीं है। यहाँ है डेज इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे, एक्स एक्सिस बोल सकते हो उसको, 1 2 3 4 5 6, तो ये 29 तक का दिखा रहे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को 29 डेज तक। ये लेफ्ट हैंड साइड पे तुम देख रहे हो ना वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे तुमको बता रहे हैं यूट्रस में क्या हुआ, तो यहाँ पे तुमको यूट्रस की कंडीशन बता रहे हैं। यहाँ पे तुम्हें बता रहे हैं ओवरी से जो हार्मोन निकल रहे थे उनका लेवल कैसा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कहानी। इस वाले में वो तुमको ओवरी के अंदर वो जो फॉलिकल बेचारे बन रहे थे ना, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, उसकी कहानी बता रहे हैं। और यहाँ पर तुमको बता रहे हैं ये हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस से टंगी हुई है पिट्यूटरी, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकल रहे हैं ना FSH और LH, उसकी कहानी बता रहे हैं, समझ आई? तो ये एक चार्ट डिवाइड हो रखा है, देखा जाए तो 4 सेगमेंट्स में। मैं इसको भी यहाँ पे एक लाइन बना दूँ तो ओके क्लियर, इतना समझ आया? Yes, ma'am. अब देखो मेंस्ट्रुअल का जो सबसे पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज, वो 5 डेज तक ऑलमोस्ट चलता है यहाँ तक, राइट?
तो मैं इसको दूसरे कलर से करूँ। बेटा ध्यान से देखना, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी, फिर देखना तुमको पता चल जाएगा। और लगभग यहाँ तक है। तो देखो ये जो दिखा रहे हैं ना, ये ब्लीडिंग दिखा रहे हैं, और ये जो थिकनिंग दिखा रहे हैं ना, ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है। तो देखो जब ब्लीडिंग हो रही है तो एंडोमेट्रियम की लाइन पतली हो गई, राइट। 5 डेज तक वो पतली हुई है, लेकिन उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ से वो बननी स्टार्ट हुई है धीरे धीरे, क्योंकि ये वाला फेज जो है वो हमारा फॉलिकुलर फेज आ गया। फॉलिकुलर फेज में इसकी थिकनिंग होती है ना, राइट। अब Yes, देखो ma'am. ओवेरियन हार्मोन का लेवल, तो देखो ओवेरियन हार्मोन में ओव्यूलेशन से पहले यहाँ पर अगर हम देखें, एस्ट्रोजन थोड़ा ज्यादा है प्रोजेस्टेरोन से। ऐसा नहीं है कोई खत्म है, लेकिन लेवल में एस्ट्रोजन हमेशा ज्यादा होता है प्रोजेस्टेरोन से, क्योंकि एस्ट्रोजन को ये फॉलिकल भी तो रिलीज कर रहे हैं, इसलिए उसका लेवल प्रोजेस्टेरोन से ज्यादा है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल आएगा तब ज्यादा जब कॉर्पस लूटियम बनेगा। ठीक है, इतना क्लियर। यहाँ तक पढ़ रहे हैं। इससे ऊपर ओवरी के देखो अभी मॉलिक्यूलर बढ़ेगा, डेवलप नहीं हो रखे। और अगर इसके ऊपर देखें तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। देखो एफएसएच थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू एलएच, राइट। ये था हमारा मेंसेस वाला फेज, जब ब्लीडिंग हो रही है। अब फॉलिकुलर वाला फेज करें। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जहां समझ नहीं आएगा वहां पे बेहिचक होकर पूछ लेना। देखो फॉलिकुलर फेज में एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक होनी स्टार्ट हो जाती है, यही तो खासियत थी उसकी। तो देखो ये इसका अब ये डायग्राम है, ऊपर की तरफ जा रही है, राइट, करेक्ट। इसी टाइम पे एस्ट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है और प्रोजेस्टेरोन से देखो इसकी पीक बन रही है ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये फॉलिकल मैच्योर हो रहे हैं, तो ये और एस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहे हैं इस वजह से। और इस टाइम पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रही है एज कम्पेयर टू एफएसएच, पर इनका अमाउंट ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, बहुत ज्यादा मेजर फर्क नहीं होता। तो तुमको इसमें याद रखना है कॉन्सेंट्रेशन एस्ट्रोजन की बढ़ रही है, मैच्योर फॉलिकल होते चले जा रहे हैं, और एंडोमेट्रियम की थिकनिंग स्टार्ट हो गई है, करेक्ट। कोई एफएसएच और एलएच पे यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब देखो पॉलीफेरेटिव फेज के अंदर एक टाइम आता है 14 डे के करीब। तो अराउंड 14th डे एंडोमेट्रियम अभी भी थिक हो रही है। सडनली तो कॉन्सेंट्रेशन किसकी बढ़ी है? एलएच। एलएच की जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी है उस टाइम पे एस्ट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा है। तो जैसे एलएच की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी है उसी टाइम एस्ट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होगी। तो जैसे ही एलएच की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुई, यहाँ ओव्यूलेशन हो गई ओवरी से। दिख रहा है पिक्चर में? Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ पे हमारा पॉलीफेरेटिव फेज खत्म। अब आता है हमारा ये वाला, कॉर्पस लुटियम बन गया। कॉर्पस लुटियम क्या सिक्रीट करता है? Progesterone. तो देखो प्रोजेस्टेरोन का लेवल हो गया हाई, कुछ टाइम के लिए इसका भी वक्त आया, और अब एंडोमेट्रियम और थिक हो गई, राइट। और एलएच और एफएसएच तो अभी भी वैसे ही चल रहे हैं, बस एक टाइम था जब एलएच हाई हुआ था 14th डे पे। उसके बाद जब कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट होके ये बन गया, देखो एल्बिकन, कॉर्पस एल्बिकन है ये। उस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल हो गया डिक्रीज। जैसे ही डिक्रीज हुआ तो दोबारा से यहाँ पर मेंसेस स्टार्ट हो गए। तो ये साइकिल घूम के यहाँ आ जाती है, अब इसी फर्स्ट पॉइंट पे आती है जहां से ये स्टार्ट हुई थी। समझ आया? Yes, ma'am. कोई जिसको कोई डाउट है पूछ लो, अभी वक्त है। वक्त है बहुत सारा। नहीं पूछोगे? मैम फर्टिलाइजेशन के टाइम में भी होती है? बेटा अगर फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये होगा, ये वाले स्टेज में होगा, लूटियल फेज में होगा बॉडी फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। और अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो कॉर्पस एल्बिकन नहीं होगा, फिर साइकिल रिपीट नहीं होती है, नहीं, फिर ये साइकिल यहीं रुक जाएगी और अब प्रेगनेंसी वाले हार्मोन ऊपर नीचे होंगे। ओके यस मैम। ओके, डन, सबका डन। आगे बढ़ूं? Yes. चलो फिर अब एक क्वेश्चन दे दूं, 30 सेकेंड्स है तुम्हारे पास, ध्यान से देखना। ओके 1 2 3 स्टार्ट। प्रैक्टिस टाइम है तुम्हारा, फोकस करना। कॉपी बंद करो, कॉपी क्लोज, बिल्कुल क्लोज। ओके, फोकस करके करना है। अगर कॉपी में रफ पेज खोल लो अगर तुमको लिखना है वहां पे, ठीक है, ईमानदारी से। ओके स्टार्ट। टाइम मैं चला रही हूँ, मैंने फोन पे स्टॉप वॉच चला ली। सब चैट बॉक्स में लिखेंगे, कोई माइक ऑन करके नहीं बोलेगा, सबके माइक बंद सिवाय मेरे। $15 लेफ्ट।
ओके, पहले बच्चे का आंसर आ गया है 1 2 यस 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 ओके, 6 बच्चों के आंसर। ऑल राइट, बच्चे हैं 38। हम्म हम्म ओके, टाइम्स अप। हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी, HCG है। आधे बच्चों का आंसर सही है। HCG हार्मोन सिक्रेट करता है प्लेसेंटा। यस, पहले कौन सिक्रेट करता था? ट्रोफोब्लास्ट। HPL भी सिक्रेट करता था, लैक्टोजन वाला। प्रोजेस्टेरोन भी ma'am. सिक्रेट करता था, एस्ट्रोजन भी सिक्रेट करता था। राइट, करेक्ट। Yes, और ma'am. हार्मोन होता है जो प्लेसेंटा रिलीज करता है लेटर ऑन स्टेजेस पे, जिसे हम कहते हैं रिलैक्सिन। ये भी प्लेसेंटा रिलीज करता है। ओके, लिख लो कहीं पे अगर नहीं लिखा हुआ तो लिखो। अब तो इधर भी ये ऑप्शन है और ऑप्शन भी ऑप्शन। बता रहे हो बेटा, ठीक है। तो पहले मुझे बताओ, प्रोलैक्टिन रिलीज करता है प्लेसेंटा? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन तो एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। और ग्लूकोकॉर्टिकोइड कहाँ से आते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकोइड तो एड्रीनल ग्लैंड से आते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन फंस गया फर्स्ट एंड सेकंड, जिसमें आधे से ज्यादा बच्चे कंफ्यूज है। राइट, करेक्ट। बेटा ऑक्सीटोसिन मैंने बोला था प्लेसेंटा रिलीज करता है। Yes, बेटा ma'am. ऑक्सीटोसिन तो ऑक्सीटोसिन तो हाइपोथैलेमस में बना था। हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आया था, फिर वहां से यूट्रस में आया था। तो प्लेसेंटा कैसे रिलीज करेगा? बेटा चाय मैंने पी है ठंडी, जवाब तुम ऐसे दे रही हो। आंसर क्या बचा? फर्स्ट ऑप्शन। यस, बाकी सारे हार्मोन करेक्ट है, आई एग्री। लेकिन ध्यान से देखो ना, एक गलत है। गलत तो गलत है, माफी थोड़ी मिलेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है। डन, आगे चलूं? यस मैम। Yes, ये ma'am. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है बाय द वे सारे। चलो 30 सेकंड स्टार्ट। चाय खत्म कर लूं, ये तो कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा ठंडी और जहरीली हो गई। 12 सेकंड्स डन। ओह, किसी का आंसर आ गया, वेरी गुड कृतिका, दैट्स द करेक्ट आंसर कृतिका, वेरी गुड। दैट्स करेक्ट आंसर सिमरन। सोनाक्षी करेक्ट। उर्वशी तुम पिटोगी। आर्यन तुम तो बहुत पिटोगे, ये कल ही बताया था मैंने स्पेशली। अनमोल करेक्ट आंसर। मीनाक्षी बहुत सारे पिटोगी। विवेक तुम भी खत्म हो, तुम भी खत्म हो। शालिनी सही है, कामना नहीं बेटा। अनीश करेक्ट। सुनैना, कहाँ है तुम्हारे नैना, ध्यान का तुम्हारा। कुलदीप वेरी वेरी इतने गलत कैसे हो सकते हो? रिया, एंड द टाइम इज अप। हो, मैं भूल गई थी। सर तो नहीं आ गया हर्ष सर? वो अभी नहीं आए। ओए, एक्सट्रूजन ऑफ पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी। सेकंड पोलर बॉडी कहाँ बनी थी भाई? सेकंड पोलर बॉडी कब बनती है? पहली बनती है ओवरी के अंदर, राइट, जब प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में चेंज होता है। सेकेंडरी पोलर बॉडी कब बनती है? जब यहाँ पर दो न्यूक्लियस इतने प्यारे से बनाए थे मैंने, हैं आंखों की तरह, जब मेल प्रो न्यूक्लियस जब फीमेल से ऐसे ला 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 मिलने जा रहा होता है, तब बनते हैं ना यहाँ पे सेकेंडरी पोलर बॉडी। तो फर्टिलाइजेशन तो नहीं हुई ना सेकेंडरी पोलर बॉडी। फर्टिलाइजेशन मतलब दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हुए,
हुए नहीं ना अभी। तो आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता। बिफोर एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम बेटा तो मियोसिस 2 स्टार्ट ही नहीं होती साइमल्टेनियसली विद द फर्स्ट क्लीवेज। आर यू किडिंग मी? क्लीवेज तो जायगोट के टाइम बनेगी। यही आंसर है, बिफोर फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म की एंट्री हो जाती है। समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. मुझको ये से पहले क्लास खत्म हो ये क्वेश्चन करके बताओ। अरे क्वेश्चन कहाँ गया? ओह माय गॉड, आई मिस दैट क्वेश्चन समवेयर। चलो ये करके बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल cause release of ovum from the Graafian follicle? This is one of the most difficult question. Ovulation के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? जल्दी जल्दी जल्दी। ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये भी नीट का क्वेश्चन है। डन, टाइम इज अप। इधर आओ, इस डायग्राम को देखो। सारे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते, कुछ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। ओव्यूलेशन के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है LH सर्ज, हाई LH, राइट? यही पढ़ा हमने। ये बेटा ऑप्शन में तो LH था ही नहीं, तो यहाँ तो धोखा हो गया है ना। तो LH सर्ज, जब हार्मोन हाई है तो और कौन सा हार्मोन हाई है? और एक और हार्मोन हाई है जिसे हम एस्ट्रोजन कहते हैं, एक्सट्रीमली हाई है, राइट? प्रोजेस्टेरोन हाई नहीं है, FSH लो है। लेकिन FSH नहीं ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल करवा रहा ना यहाँ पर, क्योंकि देखो FSH तो बहुत टाइम से लो था, उसने ओव्यूलेशन कराई थी कोई? तो आंसर क्या बनेगा? हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैम फर्स्ट। एस्ट्रोजन। फर्स्ट बनता है इसमें। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन तो है नहीं, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ LH रिस्पॉन्सिबल है नहीं, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ FSH जरूर है लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि वो तो कब से लो थी, ओव्यूलेशन थोड़ी हो रही थी। Got it? First option is correct one. Done? Yes, ma'am. Quick, 15 second. Meiotic division of secondary oocyte is completed. Meiosis. मैम थोड़ा सॉरी। Okay. सर रैप Oh no. Oh no problem, sir. No problem. तो आपका वेट कर रहे थे, कोई चक्कर नहीं। वैसे हम क्वेश्चन कर रहे थे। हाँ मैं समझ गया था, मैं थोड़ा उधर से लेट हमेशा निकलता हूँ ना, थोड़ी लेट। हाँ मैं समझ गई सर, वो क्वेश्चंस होते हैं ना बीच में सुन हाँ इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलो भी। ओके, थैंक यू सर। सो मियोसिस सेकंड कब कंप्लीट होती है भाई? फटाफट। मियोसिस सेकंड, सेकेंडरी oocyte कब कंप्लीट होती है मियोसिस सेकंड? मैम जब मेल प्रोन्यूक्लियस ओवम में एंटर हो जाता है। Yes, after the time of fusion of sperm with the ovum. जब स्पर्म का न्यूक्लियस ओवम के न्यूक्लियस के साथ मिलने वाला है तब होती है, ओव्यूलेशन से पहले नहीं होती, वो मियोसिस 1 होती है। एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन भी हम नहीं कह सकते, कॉपुलेशन तो तब है जब सीमन ट्रांसफर होने वाला है, तब नहीं हो रही है स्टार्ट। वो सिर्फ तब स्टार्ट होती है जब न्यूक्लियस एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। समझ आई? आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन भी नहीं हो सकती। समझ आया ये पॉइंट? Yes, ma'am. चलो ठीक है, फिर तुम एंजॉय करो, मैं चलती हूँ। जस्ट अ सेकंड, लेट मी स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन।